एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, आज हम आपको करंट अफेयर्स का सेट अप्रैल 2023 सेट 32 हम आपके सामने लेके आए। इस सेट के अंदर 29 क्वेश्चंस हैं और आपको लगातार जो हम करंट अफेयर्स पे वीडियो दे रहे हैं, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियोस देख रहे होंगे लगातार और बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है एनडीए का, सीडीएस का, जो आपका भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, आप हुबहू क्वेश्चंस देख सकते हैं। हमने आपको बुकलेट भी दी थी, वो आपके वीडियोस के थ्रू ही बनाई गई बुकलेट थी। आपने देखा होगा उसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लगभग 80% क्वेश्चंस आपकी बुकलेट में से थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियोस को बहुत ही अच्छे से आप देखते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए देख लिया और लास्ट में आपको लगा कि अरे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं देखना था इसको। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे आज सेट 32। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां समाचार पत्रों में एक शिलालेख है, इसका नाम है उतमेरू शिलालेख। उतमेरू इंस्क्रिप्शन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फाउंड इन विच स्टेट। इसमें कहा गया है कि समाचार पत्रों में देखा गया उतमेरू शिलालेख किस राज्य में पाया जाता है। पाया जाता है मतलब पाया गया है, ये ध्यान रख के चलना। ओके, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं एक बार, आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो किस राज्य में है, तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा बोला है उसने, किस राज्य में है। तो ये उतमेरू जो शिलालेख आपके सामने है, इंस्क्रिप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये किस राज्य में। तो वैसे राज्य का नाम करेंगे तो हम क्या करके आएंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कहेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना। अच्छा, तमिलनाडु का एक शहर है कांचीपुरम। कांचीपुरम एक शहर है, उस कांचीपुरम शहर में ये है, ठीक है। ये न्यूज में क्यों था उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मैं वर्ड आपको यहां बोल रहा हूं उनको आप थोड़ा ध्यान रख के नोट डाउन करके वो चलेंगे। ये न्यूज में इसलिए रहा कि अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी साहब भारत के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे थे, लोकतांत्रिक इतिहास पर वो चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते समय उन्होंने इस शिलालेख का नाम लिया, उतमेरू शिलालेख का, ठीक है। तो ये न्यूज में आ गया। आपको पता है ना कि मोदी जी जहां भी कोई बात करेंगे वो न्यूज का तो हिस्सा बनना ही बनना है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्ट पावरफुल पर्सन है देश के, ठीक है। तो तमिलनाडु में ये शिलालेख था और उन्होंने अपने लोकतांत्रिक इतिहास, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के ऊपर चर्चा की थी, तो ये इस शिलालेख का उन्होंने नाम लिया। खासियत क्या है कि ये जो शिलालेख आप देख रहे हैं, ये चोल और पल्लव डायनेस्टीज के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है इसका। वैसे तो कहा जाता है कि चोल राजा परांतक जो चोल था उसके टाइम का है उतमेरू शिलालेख। चोल रूलर परांतक फर्स्ट। अच्छा, ये जो उतमेरू जो क्षेत्र है, ये जो कांचीपुरम में है, ये अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है, जाना जाता है, ठीक है। कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक है बूजी पुल, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, भारत द्वारा किस देश में बनाया गया था। बूजी ब्रिज विच वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली वॉज बिल्ट बाय इंडिया इन विच कंट्री। तो किस देश में बनाया गया था बूजी जो ब्रिज है, तो ये बनवाया गया है बच्चा भारत द्वारा मोजाम्बिक। इसका आंसर तो हो गया ये, मोजाम्बिक में ये डेवलप किया गया है। अच्छा, जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी, जो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा वर्चुअली इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में, ठीक है। और खासियत यह है कि ये जो ब्रिज बनाया गया है, जो पुल बनाया गया है बूजी पुल, ये 132 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 132 किलोमीटर का है। और ये जोड़ रहा है बच्चा, एरिया वाइज देखें तो टीका, बुजी, नोवा एंड सोफाला, ठीक है। ये रोड प्रोजेक्ट को ये जोड़ रहा है, ठीक है।
इसको ये जोड़ रहा है, टीका भुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट का ये पार्ट है। कुछ नदियों का पॉइंट आपके सामने से, भुजी अपने आप में एक रिवर है वहां पे, ठीक है भाई। तो इनका एक रोड प्रोजेक्ट है, मतलब ये बनाया गया है, रोड टू रोड कनेक्ट करने के लिए नदियों को जोड़ा गया है और उसके ऊपर ये ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि आवागमन इजीली हो पाए, ठीक है। और भारत और मोजाम्बिक के वैसे भी रिलेशंस के हिसाब से इस ब्रिज का निर्माण किया गया। तो वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया गया है एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है बच्चा। चलो 2 क्वेश्चन आपने लिख लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड है, विच इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च द मिशन 50K EV फॉर इको। ओके, किस संस्था ने मिशन 50K EV फॉर इको लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी, SIDBI। सिडबी का पूरा नाम आप जानते होंगे, स्मॉल, सिडबी का मैं फुल नाम लिखूं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल नेम है। क्योंकि संस्था का नाम तो हमने पहचान लिया, लेकिन इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बैंक आप देखते हैं सिडबी, ये उद्योगों को ऋण देता है, लेकिन छोटे उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ये लोन प्रोवाइड करवाता है। अब ये किस संस्था ने लॉन्च किया ये मिशन 50K EV फॉर इको? तो ईवी का मतलब तो आप जानते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना भाई, नाम समझ में आ रहा है। एक्चुअल में सिडबी चाहती है कि लोग जो ईवी जो व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जो भी वो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चीप रेट पर, बहुत इजी रेट पर, और उनको एक फंड प्रोवाइड करवाए, ठीक है। इस संस्था का मेन मकसद ये था ताकि वो लोग आराम से ईवी साधनों का इस्तेमाल कर सकें, उन्हें परचेज कर सकें। आप जानते हो सरकार वैसे भी ईवी पे बहुत सारी स्कीम दे रही है, बहुत सारा अलग से बेनिफिट दे रही है। इको फ्रेंडली है बच्चा, ये भी ध्यान रख के चल रहा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है वो। अगर आप ईवी साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की जो खपत लगातार बढ़ रही है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो सिडबी है वो इसे इसलिए लॉन्च कर रहा है क्योंकि सिडबी ने उन लोगों के लिए जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं उनके लिए बहुत सस्ती रेट्स पर उनको ऋण दे रही है, ठीक है भाई, लोन प्रोवाइड करा रही है उन व्हीकल्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सतुवानी और जुड़शीतल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाले त्योहार हैं? अच्छा, सतुवानी और जुड़शीतल का मैं चेक करूं यहां पर, तो ये वाला त्योहार है किस राज्य में मनाते त्योहार? तो इसका राइट आंसर तो बिहार है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, बी होगा। सतुवानी जो है ये मनाया जाता है बच्चा 4 अप्रैल को, ठीक है, और जुड़शीतल जो त्योहार है आपका ये मनाया गया है 15 अप्रैल, ठीक है। वैसे आपको ये पता होगा दोनों त्योहार किससे संबंधित है। तो जो नई फसल होती है, नई खेत में जो नई फसल आती है, होता ना पंजाब के अंदर बैसाखी सेलिब्रेशन किया जाता है, बस वैसे ही है ये भी। तो नई फसल के आने के समय पर बिहार के क्षेत्रों में सतुवानी और जुड़शीतल जैसे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। इनमें क्या होता है, सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, और जब अर्घ दिया जाता है सबसे पहले सत्तू सुना होगा आप लोगों ने, जौ का होता है, सत्तू और गुड़ खाया जाता है, फिर वो अपना मेन फूड खाते हैं। तो पहले सत्तू और गुड़ का इसमें भोग लगाया जाता है, ठीक है भाई। तो बिहार के रीजन में ये फेस्टिवल है सतुवानी और जुड़शीतल। हर राज्य में अलग अलग नाम हो सकते हैं, पंजाब में वैसाखी का नाम होता है, ठीक है। बंगाली भाषा में पोयला बैसाख बोलते हैं इसको, ठीक है। बंगाल में देखें तो उसको बोलते हैं पोयला
बैसाख, ये बंगाल के अंदर बोलते हैं इसी फेस्टिवल को। बस अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइमिंग में बनाए जाने वाले त्योहार हैं। तो पोयला बैसाख बोलते हैं इसको बंगाल में, और बैसाखी बोलते हैं पंजाब में, और सतुवानी और जीसदल बोलते हैं इनको बिहार में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया? भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कौन सा शहर है जो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की मेजबानी कर रहा है? भारत में ये जो मीटिंग है वो हो रही है, और भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो इस मीटिंग को लीड कर रहा है? तो राइट आंसर होगा शिलोंग। सी इसका आप राइट आंसर करके चलेंगे, शिलोंग इसका आंसर होगा। और शिलोंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय की राजधानी है। ठीक है भाई, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इसके बारे में तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद और ये जो मीटिंग है वो 17 और 18 अप्रैल को हुई है। 17 एंड 18 अप्रैल को ये मीटिंग हुई है 2023। ठीक है भाई, एक और जो खासियत है इसको है ना, भारत का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है भाई, और वैसे भी तो आपको पता होगा कि भारत के पास इस समय G20 की प्रेसिडेंटशिप है। ठीक है भाई, और G20 की प्रेसिडेंटशिप होने की वजह से भारत G20 के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन्हें कर रहा है ना भाई। तो G20 की प्रेसिडेंटशिप होने की वजह से ये सारे के सारे प्रोग्राम भारत में किए जा रहे हैं, ये आपको पता होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसको किया जा रहा है, और 17 से 18 अप्रैल 2023 को ये मीटिंग होगी, और इसको भारत का स्पेस जो डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स इसके अंदर मौजूद रहेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस? कौन सा शहर संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा शहर होगा जो मेजबान होगा संपीड़ित बायोगैस पर? ठीक है, तो ये शहर है आपके सामने न्यू दिल्ली, आंसर में आ जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ये ध्यान रखना। इसकी थीम लिख लेते हैं हम, इसकी थीम है, कई बार जब प्रोग्राम होते हैं तो उनकी थीम जरूर पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसकी थीम लिख के चलो बच्चा, टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए robust CBG compressed biogas foundation and growth। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। ये थीम एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जो इस बार अभी हाल ही में संपीड़ित बायोगैस पर जो वैश्विक सम्मेलन था उसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशंस एंड ग्रोथ। भारत सरकार जो भी सीबीजी के लिए काम करेगी, संपीड़ित बायोगैस के लिए जो काम करेगी, उसमें ग्रोथिंग सरकार देगी। ठीक है भाई, कुछ ऐसी पॉलिसी सरकार बनाएगी जिससे वो प्रोग्रेसिव फीचर्स में रहे। ठीक है, क्योंकि देखो आने वाला टाइम जो आपको पता ही है कि जिस तरह से डेवलपमेंट देखा जा रहा है वैश्विक संदर्भ में देखें तो आजकल सीबीजी का काफ़ी बड़ा रोल हो गया है, साइंस वाले स्टूडेंट सब जानते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना है कि इस पर सरकार ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है और काफ़ी सरकार ध्यान दे रही है, और ये इस सम्मेलन की थीम रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है,
विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल? कौन सा देश SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? आपको कंट्री के बारे में बात करना चाह रहा है, कौन सा देश मेजबान है? तो मेजबान तो हमारा इंडिया है इस बार, ठीक है भाई। SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान इंडिया रहेगा। अच्छा, SCO कंट्रीज को बुलाया गया, जो संघाई कॉरपोरेशन जो आपके सामने है, SCO के बारे में जानते हो, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन देशों का ग्रुप है ये, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है भाई। उन देशों को इनवाइट किया गया है। मिलेट्स मोटा अनाज होता है, आप जानते होंगे, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कौन कौन से देशों को बुलाया गया? तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, जितने तान आप देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान, उसके बाद रूस और भारत तो इसमें है ही ना भाई। इन देशों को इसमें इनवाइट किया गया था और इनके द्वारा, मतलब जो बाजरा जानते हो, बाजरा तो आपको पता होगा, मतलब इस जो सम्मेलन फूड, नाम ही देखो, इसका नाम ही फूड फेस्टिवल है, ठीक है भाई। तो मतलब फूड के आइटम्स डेवलप किए गए होंगे इस मीटिंग के अंदर। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और भारत के जो बड़े बड़े जो रसोई हैं, शेफ जो हैं ना भाई, उनके द्वारा बाजरे के व्यंजन बनाए गए। आने वाले टाइम में मोटे अनाजों को प्रेफरेंस देने की बात है, ठीक है। तो जो बाजरे की जो आइटम्स हैं उनको ग्रोथ दिया गया, उनको डेवलप किया गया था इस मीटिंग के दौरान। मोटे अनाज जो कॉर्स ग्रेन हैं, उन्हें मिलेट्स जो, उन्हें प्रमोट करने का इसमें एक तरीका रहा, क्योंकि इनका रीज़न ये भी है कि आजकल का जो सिस्टम हो गया है, हेल्थ जो आजकल आप जानते ही हैं काफ़ी हद तक प्रभावित भी हो रही है। दूसरी बात यह कि मोटे अनाजों के लिए जो देश रेस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ है, उनको प्रमोट करने का ये तरीका रहा है, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पाएंगे। अच्छे से आप देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे आपको हर एक वर्ड दिखना चाहिए। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के देशों की मीटिंग थी और उसके अंदर ये सारे काम हुए थे। मैंने आपको देश के नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट वाटर बजट? देखो पहली बार बोल रहा है, पहला है, फर्स्ट है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया, जिसने जल बजट को अपनाया है? राइट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? केरला इसका राइट आंसर होगा। और उसका रीजन है कि केरला ने यह बजट क्यों अपनाया, तो पानी की जो कमी है, पानी की कमी को दूर करना इसका मेन मकसद है इस बजट को अपनाने का। वाटर की जो सफिशिएंसी है, जो कमी है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही केरला ने ये बजट, पहली बार भारत का पहला राज्य बना है जिसने ये बजट अपनाया। आप जानते हो लगातार पानी की कमी कई राज्यों में लगातार देखी जा रही है, ठीक है भाई। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए, ताकि उसका रिसोर्सेज यूज बता पाए ना भाई। जैसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पे पानी का वेस्टेज समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, पानी की जो प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने के लिए इस प्रकार का बजट बिल्ड किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। चल, तो आंसर हो जाएगा आपका केरला। नेक्स्ट, who launched the world largest and most powerful rocket, यहाँ पे नाम लिखा स्टारशिप, which result in massive failure। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी विफलता हुई, बड़ा नुकसान हुआ उसमें, लॉन्चिंग में उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। तो ये किया गया था स्पेस एक्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया। एलन मस्क का नाम सुना है आप लोगों ने? तो एलन मस्क जो आपके टेस्ला के मालिक हैं, वो उनकी ही कंपनी है स्पेस एक्स, आपको याद होगा।
तो स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और ये दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल रॉकेट माना गया है, स्टारशिप। लेकिन कहा जाता है कि अपने टेक ऑफ के सिर्फ 4 मिनट के भीतर ही, 4 मिनट के अंदर ही ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है भाई, इसमें आग लग गई थी, 4 मिनट के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो गया था। पर एलन मस्क ने कहा कि चलो ठीक है, हमने कोशिश तो की, मतलब वो इस पे कोई खास आपत्ति नहीं जता रहे। देखो ये बहुत बढ़िया बात है, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, पहली बार ये काम किया गया और पहली बार हमने इसको लॉन्च किया और उसमें हमें विफलता मिली, लेकिन आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये उन्होंने बोला। ठीक है, स्पेस एक्स की मदद से वो ब्रह्मांड में काफी ऊंचाई प्राप्त करना चाह रहे थे और नई नई खोज की वो तलाश में थे। ठीक है, इसलिए स्पेस एक्स को जो उनकी जो कंपनी है उसके द्वारा स्टारशिप लॉन्च किया गया। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख पाएंगे, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू प्रिपेयर ए डीएनए डाटाबेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज। ठीक है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य कौन सा बना है, ये ध्यान रख के चलना है। तो पहला राज्य बना है इसमें हिमाचल प्रदेश, एचपी। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जो अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका बेनिफिट ये होगा कि मान लो जो अज्ञात बॉडीज हैं, जो ऐसी बॉडीज जिनके बारे में कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही, ऐसी बॉडीज अगर कहीं मिलेगी, अगर उनका डीएनए डाटाबेस चेक हो जाएगा तो उस डीएनए की मदद से वो उसके परिवार तक जा पाएंगे, तो उनका अच्छे से अंतिम संस्कार हो पाएगा। एक तो ये फायदा हो जाएगा उस चीज से। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा बच्चा कि मान लो कई बार अज्ञात शव होते हैं, किसने कौन सा किसको मर्डर किया है या किसने नहीं किया है, तो हम उन अपराधियों तक भी पहुंच सकते हैं जिन्होंने वो क्राइम किया है, वो गुत्थियां सुलझ सकती हैं। ठीक भाई, आज तक बहुत सारी ऐसी आइडेंटिफाइड जो बॉडी है जिनको भाई आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ऐसी बॉडीज के बारे में ज्यादा पता चलता नहीं है। ठीक भाई, तो ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, इसने डीएनए डेटाबेस बनाया है बॉडीज का, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को चेक कर लेते हैं। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये डाटा बहुत ही पॉपुलर है और ये आंसर होगा यूएसए। अमेरिका बन गया भाई, और ये डाटा है 2022 और 2023 की, अभी हाल ही की जो आर्थिक गणना हुई है उसमें भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग जो पार्टनर है वो यूएसए बन गया है। तो पहले चीन था, अब चीन को रिप्लेस करके नंबर आ गया यूएसए का। ठीक है भाई, अब भारत का साथ सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो यूएसए है। ठीक है, चीन का जो पॉइंट है वो लगातार कम हो रहा है। कहते हैं कि चीन पहले भारत से 115, लगभग मैं अप्रॉक्स ले रहा हूं, 115.42 बिलियन डॉलर की डील करता था, और वो घट के डील रह गई है 113.83 बिलियन डॉलर। ठीक है भाई, तो लगभग चीन को जो नुकसान हुआ है लगभग 1.5% का रिड्यूस हुआ है हमारे पास जो डाटा है। ठीक है भाई, उसके हिसाब से चीन का ग्रोथ कम हुआ है यहाँ पे ना भाई। भारत के साथ चीन की जो ट्रेडिंग है उसमें लगातार गिरावट आप देख पाएंगे, 1.5% की चीन को गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। इसका फायदा किस कंट्री को मिलेगा भाई? जो कंट्री की ग्रोथ भारत के साथ ट्रेडिंग में कम होगी, इसका मतलब भारत किसी और देश से ट्रेडिंग कर रहा है ना भाई। तो भारत की जो ग्रोथ है इस समय यूएसए के साथ ज्यादा है। ठीक है भाई, इसलिए यूएसए जो आप देख पा रहे हैं भारत का सबसे बड़ा भागीदार बन गया है। ईयर देना 2022-23 का लेटेस्ट डाटा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी चेक कर लिया, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ आपके सामने, मैं कुछ समय आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को चेक कर लेते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली अचीव्ड ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹5 लाख करोड़? किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो बाजार पूंजीकरण हासिल किया है आईटीसी ने।
आईटीसी ने किया है। पता है इसने क्या किया? मतलब एचडीएफसी जो है, एचडीएफसी को पीछे छोड़ दिया है और टॉप 10 में, टॉप 10 के अंदर अगर मैं बात करूं टॉप 10 कंपनीज में 7वें नंबर की कंपनी हो गई भाई। 5 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया आईटीसी ने। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो खाने पीने के सामान होते हैं उसमें आईटीसी लिमिटेड लिखा होता है। ठीक है, तो ये वो कंपनी है, मेनली ये काफ़ी सारे सेक्टर में डील करती है। ठीक है, चलिए, तो ये कंपनी आईटीसी 7वें नंबर की रैंक हासिल हो चुकी है। 10वें टॉप 10 कंपनीज में एचडीएफसी को पीछे कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देख पा रहे हैं आराम से आप? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच सिटी द 4 टीम इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज? किस शहर में 4 टीमों का इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? आपको उस शहर का नाम बताना है जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा भुवनेश्वर में, और 4 टीमों के नाम आपको पता होने चाहिए। और भुवनेश्वर तो आप सब जानते हो। ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्र है, जानते ना आप? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, तो वहां पर ये किया जा रहा है 4 टीमों का इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट। और ये 4 टीमें कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा इंडिया है ही, पता ही है आपको, इंडिया तो रहेगा। और इंडिया के साथ 3 टीमें और कौन कौन सी होंगी? तो ये हैं, एक है लेबनान, एक लेबनान है। ठीक है, एक है मंगोलिया और एक है वानुअतु। ये 3 टीमें और हैं। तो 4 टीमों का इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये बच्चा खेला जा रहा है जून 9 से लेकर और 18 2023। ठीक है भाई, जून में होगा और ये 3rd एडिशन है। ठीक है, ये 3rd एडिशन होगा, ये भी ध्यान रखना है। 3रा संस्करण है ये, जो जून 9 से लेकर और 18 के बीच में खेला जा रहा है। ये 4 टीमें मैंने आपको लिख दी है। भुवनेश्वर में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इस टूर्नामेंट का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट। क्लियर है? आप देख के आराम से कर सकते हैं। इंडिया, लेबनान, मंगोलिया और वनुआतु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Who has been appointed as the military advisor in the National Security Council? ये जो सलाहकार है, सेक्रेटरीट, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। ठीक है, तो सेक्रेटरीट में होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरीट में किसको बनाया गया है? मिलिट्री एडवाइजर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रख के चलना है। इसका राइट आंसर होगा संदीप सिंह। संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना। आप संदीप सिंह कौन है? तो ये हमारे फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब ये हमारे फॉर्मर वाइस चीफ और एयर स्टाफ में है। तो ये एयर मार्शल रहे, एयर मार्शल संदीप सिंह, रिटायर हो चुके हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह है, ध्यान रखना। उनको अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट अभी लेटेस्ट 24 अप्रैल 2023 को हुआ है। ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को ये अभी अपॉइंटमेंट हुआ है और ये एडमिरल है, ध्यान रखें चलना। ठीक है, फॉर्मर रिटायर हो चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया है सैन्य सलाहकार। चलिए ध्यान रखें चलना। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक कर लेते हैं। Who is the first Indian woman cricketer to be named Wisden Cricketers of the Year? Wisden Cricketers of the Year नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है? पहली भारतीय महिला पूछ रहा है। तो देखो बच्चा, आपको पता होगा हरमनप्रीत कौर, ये बहुत फेमस सवाल भी है। राइट आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो है विजडन की तरफ से क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित हुई है। और विजडन पत्रिका के बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो मतलब यह है कि अगर सबसे ऑथेंटिक अगर एडिशंस देखूं क्रिकेट की मैगजीन्स के बारे में,
तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मैगजीन है विजडन, और विजडन ने भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को पहली भारतीय महिला क्रिकेटर्स को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। ठीक है, लगातार आपको पता है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इसकी वजह से उन्हें क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली बुक विजडन में स्थान दिया गया है। ठीक है, कर लोगे आराम से, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से आप कर लोगे। नेक्स्ट देख पाएंगे, ये आपको दिख रहा है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सिटी द मीटिंग ऑफ द G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप्स वाज हेल्ड। किस शहर में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। अब G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, मैं पहले कह चुका हूं G20 से संबंधित चाहे कुछ भी होगा वो भारत में ही होगा, और भारत, क्योंकि इस समय भारत G20 को लीड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता होगा उसकी अध्यक्षता इसमें भारत के पास है, इससे जो भी काम हो रहे हैं वो भारत के शहरों में ही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा हैदराबाद। तो किस शहर में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है, हैदराबाद के अंदर ये बैठक हुई है, ये ध्यान रख के चलना। ये सेकंड मीटिंग है, ये देखना, ये सेकंड मीटिंग है G20 ग्रुप डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग जो क्लास है उसकी सेकंड मीटिंग है, और जो पहली हुई थी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हुई थी लखनऊ में, लखनऊ में पहली हुई थी, इधर ना, दूसरी हैदराबाद में, फर्स्ट आपके लखनऊ में थी। ठीक है, G20 डिजिटल इकोनॉमिक ग्रुप की। और इसको जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इस मीटिंग को कर रहा है। ठीक है भाई, और इसीलिए ये जो डिजिटल इकोनॉमी जो वर्किंग क्लास की जो मीटिंग है वो यहाँ, अब डिजिटल आजकल आप पता ना आपको डिजिटल में कितने सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो डिजिटल पॉइंटों पे क्या सुधार करना है, क्या ग्रोथ करना है, वो इस मीटिंग का उद्देश्य है। ठीक भाई, इसलिए यहाँ पे हमने हैदराबाद में इस मीटिंग को कराया है। ठीक है, तो पहली लखनऊ में, दूसरी हैदराबाद, ये ध्यान रख के चलना। और भारत इस समय G20 क्या बना हुआ है, हेडशिप कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए अपन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को चेक कर लेते हैं एक बार। देखो फिर से G20 क्वेश्चन आ गया, वेयर इज द 100th मीटिंग ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहां हो रही है। G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक कहां हो रही है, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में हो रही है 100वीं बैठक है बच्चा। और एक और चीज, भारत साल भर जितने भी प्रोग्राम G20 के होंगे उनकी अध्यक्षता करेगा, मैं बात कर चुका हूं पहले ही। और भारत के पास G20 जो वर्किंग ग्रुप का जो पॉइंट भारत के पास रहेगा 1 दिसंबर 2022 से ये भारत के पास G20 की अध्यक्षता स्टार्ट हुई है, और ये 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता रहेगी, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, G20 की अध्यक्षता, प्रेसिडेंटशिप भारत के पास रहेगी। ठीक है, इंडिया एज द लीड ऑफ G20 प्रेसिडेंटशिप। द टाइमिंग ऑफ क्या दिया है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 के संबंध में जितने भी प्रोग्राम होंगे उनकी अध्यक्षता भारत 30 नवंबर 2023 तक करने वाला है। ठीक है, तो ये 100वीं बैठक हुई है G वर्किंग ग्रुप की, ये ध्यान रख के चलना। और आपको ये बात पता होगा, अभी लेटेस्ट एग्जाम में सवाल भी आया था कि G20 जो भारत की जो अध्यक्षता, ये जो 100 बैठक हुई है, एक्चुअल में भारत की G20 प्रेसिडेंटशिप की थीम जो है प्रेसिडेंसी की, वो थीम क्या है, वो थीम है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार एग्जाम में भी था। भारत का G20 प्रेसिडेंसी जो ग्रुप है उसकी ये थीम है भारत की वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है भाई, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ऐसा बोला गया। ठीक है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य,
ये हमारा स्लोगन है इस समय G20 की, ठीक है भाई, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव कर रहे हैं और ये हमारा इस समय G20 का थीम बना हुआ है, ठीक है। कर लोगे आराम से कब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप रहेगी, ये टाइम मैंने आपको बता दिया है। इस समय तक आपके पास G20 वर्किंग ग्रुप की मतलब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे इस टाइम में वो भारत ही करेगा और भारत के शहरों में ही होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली। तो हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है, नेशनल पार्टी बन गया भाई वो। तो ये है आम आदमी पार्टी, ठीक है भाई, बी इसका राइट आंसर होगा। आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। तो टोटल अगर बात करें हम कि इस समय भारत में कितनी नेशनल पार्टी है, तो 6 करके आना, ठीक है भाई। इस समय वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टी स्टेटस यूज करती हैं नेशनल पार्टी का। कौन कौन सी है? नंबर 1 देखें तो फर्स्ट आपके सामने है, एक तो आपको देखो आपको अभी हाल ही बनाया गया है। दूसरा देखें तो बसपा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है भाई। तीसरा देखें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है भाई। चौथा देखें तो आपका आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। पांचवा चेक करें तो सीपीआई ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली होगी, ठीक है भाई। सीपीआई 2 हैं, एक मार्क्स की जो थ्योरीज पे जो चल रही है वो है ये मार्क्सिस्ट सीपीआई है ये, ठीक है। और छठी जो है वो है एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो एनपीपी। तो ये 6 पार्टी हैं जो लेटेस्ट में टोटल जो नेशनल स्टेटस यूज कर रही है, मतलब नेशनल पार्टी का स्टेटस इन 6 पार्टियों को मिला हुआ है। 3 पार्टी जो है वो अपना लॉस कर चुकी हैं। पहले 8 पार्टियां हुआ करती थी, ठीक है, आपके मिलने से वो 6 होगी। पहले 3 पार्टी और थी इसमें जब आप नहीं थी, तो अब इनकी संख्या 5 होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपके जुड़ते अब 6 हो गई। तो 3 पार्टी जिन्होंने अपना स्टेटस खो दिया है नेशनल पार्टी का, वो कौन कौन सी हैं? उनमें एक तो आएगा आपका टीएमसी जो इन्हें खो दिया है, ठीक है, नेशनल पार्टी का दर्जा खोने वाली। मैं यहां पर लिख रहा हूं खोने वाली पार्टी, दर्जा खोने वाली, जिन्होंने दर्जा खो दिया है। एक तो टीएमसी है, ये आपको पता होगा कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जो है, ठीक है, तो टीएमसी ने दर्जा खो दिया है। एक तो ये वाली पार्टी है। दूसरी ने दर्जा खो दिया है, वो सेकंड पार्टी का नाम लिख लीजिए आप, एक है एनसीपी, ठीक है, एनसीपी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी खो चुकी है। और तीसरा आप देखें तो ये आपका सीपीआई, ये सिंपल सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 3। तो 3 पहले नेशनल पार्टी थी, लेकिन अब इनके पास नेशनल पार्टी वाला स्टेटस नहीं रहा, ठीक है। तो 6 ही ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी हैं, आपको अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को चेक करें। अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इंक्रीज बाय द ईयर 2022। उसने पूछा है कि भारत में टाइगरों की जो संख्या वो कितना इंक्रीज हुई है। बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो जो गणना हुई है 4 साल में हुई है। 2018 में चेक करें तो गणना में संख्या थी 2967, ये संख्या थी। और 2022 की बात करें बच्चा तो संख्या है 3167। तो दोनों में डिफरेंस, तो 200 की संख्या में वृद्धि की। तो क्वेश्चन तो ये है हमारा कि हमने जो वृद्धि की है वो 200 की है, ठीक है, 200 की वृद्धि की है। और इस टोटल संख्या में ये राइट आंसर हो जाएगा 3167। इस समय 2022 में बाघों की संख्या है। 2018 में गणना हुई थी पशु गणना, उस पशु गणना को देखें तो उस समय संख्या थी 2967 और अब संख्या है 3167। तो 200 का डेवलपमेंट, 200 की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 को चेक कर लेते हैं। Which Indian American mathematician has been awarded the 2023 International Prize in Statistics? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ की वो बात कर रहा है? तो
अब उसको ना सांख्यिकी स्टैटिक्स में दिया गया है ये अवार्ड, उसका नाम होगा CR राव, सी राधा कृष्ण राव इसका राइट आंसर होगा, ये में ध्यान रखना है, ठीक है। CR राव, उन्हें $80,000 की रकम दी गई है, ये ध्यान रख के चलना। एक और चीज, ये जो अवार्ड है इसे सांख्यिकी का नोबेल कहा जाता है, ठीक है भाई, सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार की तरह इसको स्टेटस दिया गया है इस अवार्ड को, और प्राप्त करने वाले CR राव, ठीक है। और ये जो इन्हें अवार्ड मिला है बच्चा, वो मिला है इन्हें ओटावा कनाडा, यहां इनको स्टैटिक्स कांग्रेस है उसमें इनको अवार्ड दिया गया। ओटावा कनाडा के अंदर $80,000 का ये पुरस्कार दिया गया, सांख्यिकी का नोबेल कहलाता है। CR राव को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। क्वेश्चन है 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, बहुत अच्छा सवाल है, आप तैयार कर चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। द टॉलेस्ट अंबेडकर स्टेच्यू इन इंडिया हैज बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? वैसे ये जो प्रतिमा बनाई गई है वो हैदराबाद में बनाई गई, और हैदराबाद का संबंध तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना में अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो हम लिखेंगे ये हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे, ठीक है। हैदराबाद की जो हुसैन सागर जो लेक है उसके किनारे इसको बिल्ड किया गया है, और ये 125 फीट की ये प्रतिमा है, ये ध्यान रख के चलना। 120 फीट की प्रतिमा है, भारत की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर प्रतिमा हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे ये बनाई गई है। हुसैन सागर लेक इन हैदराबाद, 120 फीट इसकी हाइट है, और BR अम्बेडकर की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा है तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है भाई, कर लोगे आराम से। द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन गिवन द मिनी रतन कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस, किस कंपनी को हाल ही में मिनी रतन श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा बच्चा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है मिनी रतन। अच्छा, इसमें नवरत्न होता है, मिनी रतन होता है ना भाई, कई अवार्ड मिलते हैं, तो ये इसको दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये इसका जो डेवलपमेंट है SECI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इसका डेवलपमेंट 2011 में हुआ था इस कंपनी का, ठीक है, और उसको ये अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रख के चलना। मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, जो नवरत्न जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनके बाद ये सेकंड नंबर का अवार्ड दिया जाता है। तो उस अलग अलग कैटेगरीज वाइज होता है, किसी का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 5,000 करोड़ का टर्नओवर है ना भाई, इस हिसाब से ये अवार्ड्स पे होते हैं। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीइंग कंस्ट्रक्टेड, भारत के किस शहर में पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है? पहला है भाई, ध्यान रखना। तो पहला 3D मुद्रित बनाया जा रहा है, 3D तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो पहला बनाया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर, ये डाकघर है। पहला डाकघर जो 3D से रिलेटेड होगा वो बेंगलोर में होगा, पहला बोला गया पहले ही, फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसा ये भारत में पहला ही भाई, मतलब ऐसा कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। तो पहला डाकघर है जो डेवलप किया गया है बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। 3D मुद्रित होगा, प्रिंटेड में 3D होगा। 3D प्रिंट देखें आप लोगों ने, जैसा अपन जाते नहीं कपड़ों पे देखते हैं, कपड़ों पे 3D हो जाता है, या हम कोई बुक ले रहे होते हैं तो बुक 3D भी होती है, ठीक है। या हमें कोई फोटो खिंचवाएं तो वो 3D में क्या होता है, इमेजेस बहुत डिफरेंट होती है, उसमें कई व्यूज से आप अपनी इमेजेस देख पाएंगे। तो उस तरह से ये 3D मुद्रित है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को चेक कर लेते हैं।
Which state government has recently given OBC status to the transgender community? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश ने दर्जा दिया है हाल ही में। एमपी इसका राइट आंसर होगा ट्रांसजेंडर कैटेगरी। ठीक है भाई, इसमें क्या किया गया है, बैकवर्ड कैटेगरी 94 के नाम पे दिया गया है। बैकवर्ड कैटेगरी 94 में ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा ये ध्यान रख के चलना। इसका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी वहां के जो रिक्रूटमेंट हैं, जितनी भी वहां सरकारी सेवाएं होंगी, उनमें इनको आरक्षण मिलेगा। तो ट्रांसजेंडर्स को एक बेनिफिट दिया गया, उनको अब रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट सर्विसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, कैटेगरी बैकवर्ड कैटेगरी 94 में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स? किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो किस देश ने की है? क्रिप्टो जानते हो, क्रिप्टो करेंसी सबको पता होगा, वर्चुअल करेंसी है ना भाई। उसके रिगार्डिंग सरकार भारत ने तो बैन लगा रखा है क्रिप्टो पे, पर अभी बीच में पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है हम अनुमति देंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। तो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है इसने, एल सल्वाडोर ने। ठीक भाई, एल सल्वाडोर ने की है इस तरह की फील, और ये पूरी दुनिया का पहला देश है। तो ध्यान रखना, एल सल्वाडोर became the first country in the world। ठीक है भाई, सबसे पहला देश है भाई एल सल्वाडोर, ध्यान रख के चलना। ठीक है भाई, और इसने बिटकॉइन को दी है। अब दो बिटकॉइन यहां पे पेमेंट ऑप्शन में इस्तेमाल किया जाएगा, बिटकॉइन। ठीक है भाई, इसलिए ये दुनिया का पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर जिसने ये अनुमति दी है। बेटा देखो, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, जब कुछ चीज पहली बार होती है तो उस पर क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो हाल ही में इस कंट्री ने बिटकॉइन को परमिशन दी है, और भारत सरकार को कि वर्चुअल करेंसीज में ना वो लीगलिटी नहीं मिल पाती जो होनी चाहिए। पर ठीक है, अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि जिस तरह से और चीज़ें डेवलप हो रही है तो क्रिप्टोज का मार्केट भी आ जाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो सेमी हाई स्पीड है, फुल हाई स्पीड नहीं है। क्या नाम दिया गया है, ध्यान रखना। इसका नाम होगा बच्चा, 26 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 को चेक करें तो ये है आपका रैपिडेक्स। क्या नाम होगा? रैपिडेक्स इसका नाम होगा। ठीक है, और एनसीआरटीसी ने इसको लॉन्च किया है। एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हैज नेम द रैपिडेक्स, सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस है, एनसीआरटीसी के द्वारा लॉन्च की गई है और काफ़ी अच्छी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस ये बनेगी, रैपिडेक्स के नाम से आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चेक कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन विच सिटी? किस शहर में किया था हाल ही में? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अभी शुभारंभ। इसका मेन मकसद क्या है? तो इसका उद्देश्य जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो विलेज एरियाज हैं, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं आपके, विलेज जो रीजन्स होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना, इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है
विकास करना इसका मेन मकसद है। ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ ऑल ओवर विलेजेस के रिगार्डिंग ये डेवलपमेंट किया गया है। और उसमें क्या है, ग्राम में गांव को प्रोत्साहित किया जा रहा है, गांव को डेवलप किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाएगा। महात्मा गांधी की थॉट भी है कि भारत गांव में बसता है, तो इसलिए गांव को अगर बिल्ड कर दोगे तो शहरों की ओर उनका पलायन नहीं होगा। इसी मकसद से समग्र इंक्लूसिव ग्रोथ, हर चीज की फैसिलिटी, वाईफाई, इंटरनेट फैसिलिटी, सड़कें, बिजली, पानी, जो गांव में ज़्यादातर होती नहीं है, उन सभी चीज़ों को अगर हम गांव में डेवलप कर देंगे तो गांव का बाहर का व्यक्ति गांव से बाहर क्यों जाएगा। अगर गांव में रोजगार डेवलप कर देंगे, डेफिनेट है कि वो गांव में रहेगा। और गांव की पॉल्यूशंस जो है वो मतलब हवा जो है वो पॉल्यूशन फ्री है। तो ये बहुत अच्छी बात बेटा, अगर ये लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ हुआ है। वाइब्रेंट विलेज पूछ सकता है, वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है, तो आप बोलेंगे कि विलेज एरियाज को बिल्ड करना ही इस योजना का मेन मकसद है या इनका मेन एम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द भरोक्सा ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐप लॉन्च, इट इज रिलेटेड टू। द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया भरोक्सा जो ट्रस्ट ऐप है उसका उद्घाटन किया, किससे संबंधित है। तो एक्चुअल में ये संबंध है वुमेन सेफ्टी से। भरोसा है ना भाई, मतलब इसका मतलब भरोसा होता है, ट्रस्ट है, तो महिला सुरक्षा संबंधित ये ऐप है। और बच्चा ध्यान रखना, ये गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा यह ऐप बनाया गया है, निर्मित है, ये ध्यान रखना। और इसमें भारत के सीजीआई चंद्रचूड़ जी भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ा अच्छा स्वागत किया इस चीज का और इसको इनोग्रेट किया, लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ये ऐप बिल्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर ए पब्लिक हॉलिडे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सार्वजनिक पब्लिकली एक हॉलिडे घोषित किया है, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, किस राज्य ने। तो ये किया है राजस्थान ने। ठीक है, ज्योतिबा फूले के बारे में तो आप जानते होंगे बच्चा, वो नहीं होता माली समुदाय होता है जो कि गार्डनिंग करता है, उस समुदाय से बिलोंग करते हैं ज्योतिबा फूले। 11 अप्रैल ये डेट रखी गई है, 11 अप्रैल वो डेट है जिस दिन ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। ठीक है भाई, ज्योतिबा फूले का संबंध आपको पता होगा, इनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला टीचर मानी गई है, पता ना आप लोगों को, पहली महिला शिक्षक हैं वो। और ज्योतिबा फूले ने समाज के गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया। इनकी बड़ी फेमस बुक है गुलामगिरी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है। ठीक है, काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी काम किया गया है इनके द्वारा। तो 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने एक पब्लिक हॉलिडे इनके लिए घोषित किया है। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन करंट अफेयर्स का हमारा यहीं पे खत्म होता है। आपने चेक कर लियोगे सारे सवालों को और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चा क्लास के अंदर आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, अपने मैसेज कर सकते हैं और ऐसे ही लगातार हम वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है बच्चा, गुड लक, बाय बच्चों। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.